नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सितंबर माह के तीसरे सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कितने नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालय खुलेंगे? ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6। अब देख लेते हैं कि ये 6 नए महाविद्यालय कहाँ खुलने वाले हैं। तो पहला खुलेगा मनेंद्रगढ़ में, दूसरा जसपुर में, तीसरा रायगढ़ में, चौथा बिलासपुर में, पांचवा दुर्ग में और छठवां जगदलपुर में। और इन नए महाविद्यालयों का खोलने का उद्देश्य है कि इससे युवाओं को पढ़ाई के लिए और रोजगार के लिए एक नया अवसर प्राप्त हो जाए और इसके साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा सवाल है, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित रामसर साइट इनमें से कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, गंगरेल जलाशय, कोपरा जलाशय, नीमगांव जलाशय या किंकारी जलाशय। तो इनमें से ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी प्रस्ताव में शामिल हैं, जबकि ये चौथा किंकारी जलाशय इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किंकारी जलाशय। अब देख लेते हैं कि ये रामसर स्थल क्या होते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर आर्द्र भूमियों या दलदली भूमियों के संरक्षण के लिए एक बैठक रखी गई थी और इसमें निर्णय लिया गया कि जो भी आर्द्र भूमि या दलदली भूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हों और जहां सालाना न्यूनतम 20,000 पक्षी प्रवास करके आते हों। इसके अलावा इन स्थानों पर इन पक्षियों के लिए सुरक्षा और भोजन की उचित व्यवस्था हो। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो किसी भी स्थल को रामसर स्थल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कोई भी स्थल रामसर स्थल घोषित नहीं हुआ है। लेकिन इन 6 जगहों का प्रस्ताव भी भेजा गया है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये सारे स्थल रामसर स्थल घोषित हो जाएंगे। अगर बात करें भारत की, तो भारत में अभी कुल 91 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको करंट अफेयर की लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो हम वहां करंट अफेयर की क्विज भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी एक ही जगह पर हो सके। तीसरा सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर या जसपुर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जसपुर। ये जो होम स्टे योजना है इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा की गई है और ये शुरुआत की गई है जसपुर जिले के 5 गाँव में। इन 5 गाँव के नाम देख लेते हैं। इनमें से पहला है देवबोरा, दूसरा केरे, तीसरा दनगरी, चौथा छिछली और 5वां घोघरा। इन 5 गाँवों में होम स्टे योजना शुरू की गई है। अब देख लेते हैं इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है जो वहाँ रहने वाले स्थानीय युवा हैं और अन्य समुदाय हैं उनके लिए रोजगार और उद्यमशीलता के नए अवसर उपलब्ध कराना। इस योजना के माध्यम से पर्यटकों को गाँव में इस तरह के घरों में रहने की व्यवस्था होगी, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ की स्थानीय संस्कृति, रहन सहन, पूजा पाठ की विधियाँ और सादगी का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के अध्यक्ष कौन होंगे? यहाँ आपके ऑप्शंस हैं वन मंत्री, खनिज मंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खनिज मंत्री। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खनिज मंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं और इस खनिज अन्वेषण न्यास के गठित होने का उद्देश्य है कि जिस प्रकार मुख्य खनिजों की खोज खनन किया जाता है उसी प्रकार गौण खनिजों के भी खोज और खनन किया जाएगा। 5वां सवाल है, छत्तीसगढ़ में नदियों के संरक्षण के लिए बनाई गई कमेटी में निम्न में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं सबरी, केलो, हसदेव और महानदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सबरी नदी, जो इसमें शामिल नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले अरपा नदी से संबंधित एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई थी और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इन 6 नदियों के संरक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई है और ये 6 नदियां हैं महानदी, हसदेव, तांदुला, पेहरी, मांड और केलो। और इसका उद्देश्य है कि इन नदियों के उद्गम स्थल को संरक्षित किया जा सके और साथ ही इनको पुनर्जीवित किया जा सके और ये सभी कार्य किए जाएंगे छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग के द्वारा। अगला सवाल है, नार फोड़नी रस्म का संबंध निम्न में से किस पर्व से है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं अक्ति पर्व, छेरछेरा पर्व, दशहरा पर्व या हरेली पर्व। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बस्तर दशहरा पर्व।
ये जो बस्तर दशहरा पर्व होता है ये बहुत ही खास होता है, क्योंकि शेष भारत में जिस प्रकार दशहरा पर्व रावण के वध और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं, लेकिन जो बस्तर दशहरा होता है वह दंतेश्वरी देवी को समर्पित होता है। और यह पर्व 75 दिनों तक चलता है, जो श्रावण अमावस्या से शुरू होकर आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है, जिसमें 13 दिन तक विभिन्न रस्म आयोजित किए जाते हैं और इन्हीं में से एक रस्म है नार फोड़नी रस्म। अगला सवाल है, CGVSK ऐप का संबंध किस विभाग से है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और वित्त विभाग। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्कूल शिक्षा विभाग। अभी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की हाजिरी लगाने के लिए CGVSK ऐप जारी किया गया है और इस ऐप के माध्यम से शिक्षक जैसे ही स्कूल के 50 मीटर के दायरे में आएंगे तो वह अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसमें सिर्फ ड्यूटी पर आने की ही हाजिरी भरने का ऑप्शन है। ड्यूटी से जाने की हाजिरी भरने का ऑप्शन कुछ समय बाद इसमें लागू किया जाएगा। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह 5 संभाग के एक जिलों में लागू किया गया है, जिसमें रायपुर संभाग से महासमुंद जिला, दुर्ग संभाग से बेमेतरा जिला, सरगुजा संभाग से सूरजपुर जिला, बस्तर संभाग से दंतेवाड़ा और बिलासपुर संभाग से रायगढ़ जिले में शुरू किया गया है। और जैसे ही यह योजना सफल होती है इसे पूरे 33 जिलों में लागू कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, दीदी ई रिक्शा योजना में सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 1,20,000, 1,25,000, 1,50,000 या 1,75,000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1,50,000। तो दीदी ई रिक्शा योजना में ई रिक्शा खरीदने के लिए पहले 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती थी, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। अगला सवाल है, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भवन निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 1,20,000, 1,25,000, 1,50,000 या 1,75,000। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 1,50,000। तो इसके अंतर्गत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनको भवन निर्माण के लिए पहले 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। तो अब इनको भवन निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए प्राप्त होंगे। अगला सवाल है, PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का कितने प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 100%, 75%, 50% या 25%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 50%। तो इस PM सूर्य घर योजना में जो सब्सिडी दी जाती है वह सोलर प्लांट की क्षमता के अनुसार दी जाती है। जैसे यदि आप 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो केंद्र सरकार आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इस 30,000 का 50% यानी कि 15,000 रुपये राज्य सरकार अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी। तो कुल सब्सिडी जो ये 30,000 प्लस 15,000 बराबर 45,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार 2 किलोवाट का प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 60,000 और राज्य सरकार की तरफ से इसका 50% 30,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी, जिससे पूरी सब्सिडी मिलकर बन जाती है 90,000 रुपये। इसी प्रकार 3 किलोवाट की प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 रुपये, जबकि राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपये इस प्रकार की इसमें सब्सिडी मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे राज्य सरकार ने 30,000 रुपये का मैक्सिमम लिमिट लगा दिया है, जिससे कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी 30,000 रुपये है, जो 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के प्लांट पर मिलती है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में नई मेमू ट्रेन की शुरुआत किन स्टेशनों के बीच हुई है? तो आपके ऑप्शंस हैं रायपुर से राजिम, रायपुर से बागबाहरा, रायपुर से अंबिकापुर या रायगढ़ से कोरबा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रायपुर से राजिम के बीच में। और यदि इस ट्रेन के माध्यम से आप रायपुर से राजिम तक की यात्रा करते हैं तो इसका किराया है मात्र 15 रुपये। जो पहले बस से 60 रुपये का किराया लगता था वो अब कम होकर इस ट्रेन से 15 रुपये का किराया लगेगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य में काले हिरणों की सर्वाधिक संख्या है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं अचानकमार, गोमर्दा, बार नवापारा या पामेड़। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बार नवापारा अभयारण्य। अब हम बार नवापारा अभयारण्य के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह कौन से ज़िले में आती है। तो बार नवापारा अभयारण्य आती है बलौदाबाजार ज़िले में। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये 245 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है।
और ये जो बलमदेही नदी है ये इस अभयारण्य के बीच से गुजरती है और इस बलमदेही नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात हैं। और अगर पर्यटन स्थल देखें तो बार नौपारा अभयारण्य क्षेत्र में तुरतुरिया पर्यटन स्थल है और इसी तुरतुरिया नामक स्थान पर ही लौह कुश का जन्म हुआ था। और अभी हाल ही में यहाँ 200 से अधिक काले हिरण होने का दावा किया गया है। इसके बाद हम लास्ट में कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं जो इस हफ्ते चर्चा में रहे। तो इसमें से पहला है कोरिया साहित्य महोत्सव या कोसम, जो 11 से 12 अक्टूबर तक कोरिया में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दूसरा है छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन, जिसका लोकार्पण 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के PDF आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं।